नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में पिछले दिनों अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं वहां, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ वो सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। यही कारण रहा कि ट्रंप को भी ट्वीट कर इस बारे में चिंता जाहिर करनी पड़ी। लेकिन इसे लेकर भारत की अदालत में भी एक याचिका दाखिल की गई थी कि जिस तरीके से ये अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये दूसरे देश का मामला है, इसमें सरकार, उसकी नीतियां, विदेश मंत्रालय ही कुछ कर सकता है। तो यह बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की सही है। लेकिन आज दो बातों का जिक्र करेंगे। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें रोहिंग्या या फिर बांग्लादेश या फिर जितने शरणार्थी हैं उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार कम से कम मिलना चाहिए, उनके एडमिशन स्कूलों में होने चाहिए, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ दूसरे देश के अवैध घुसपैठिए भी हैं और शरणार्थी भी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंदू बांग्लादेश का वो परेशान है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे माफ कीजिएगा मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। दो बातों का सर मैंने जिक्र किया, इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, अगर बहुत लीगली जाएंगे तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है एक ऐसे मैटर पे एडजुडिकेट करना जो कि एक दूसरे देश का मैटर है और वहां पे जो हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं हो सकती है। और दूसरा जो पीआईएल है उसी का एक पार्ट था। ये जो पीआईएल करने वाले लोग थे उनका कहना था कि जो वहां से आने वाले लोग हैं उनकी यहाँ पे नागरिकता दी जाने की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाई जाए, जो सीए के अंतर्गत सरकार लेके आई थी, ताकि अभी भी जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वो जब यहाँ पे है तो उनको यहाँ पे नागरिकता मिल पाए। तो उस पर भी एडजुडिकेट करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि ये पॉलिसी मैटर है। तो एक तरह से लीगली कहेंगे कि ठीक है। लेकिन कई केसेस में, एक केस जो आपने ही बताया उस केस में, और एक थोड़ा सा पीछे अगर जाए, हम लोग 4-5 साल पीछे जाए तो आपको ध्यान होगा सीए एनआरसी आया था। सीएनआरसी का दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव था? सीए का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, बहुत स्पेसिफिकली, और सारे मुस्लिम डोमिनेटेड नेशन है, चाहे बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, अफगानिस्तान ले लें, तो यहाँ पे जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज में सिर्फ हिंदू नहीं, जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज, चाहे हिंदूज हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, पारसीज हो, कोई भी हो, वहां से कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसको यहाँ पे बहुत स्ट्रीमलाइन होकर यहाँ की नागरिकता मिल जाए, क्योंकि वहां पे जो रिलीजियस उत्पीड़न है वहां पे, ये फैक्ट है। तो सीए का ये था। एनआरसी का क्या था? एनआरसी का था कि हमारे देश में कोई भी नागरिकता का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता है, और हमारे देश में बहुत अवैध घुसपैठ है, तो एक बेसिक रजिस्टर बनाया जाए सिटीजन्स का, पता चल पाए कम से कम कि कौन के यहाँ के नागरिक है, कौन नहीं है, उसके हिसाब से फिर जो भी एक्शंस लेने होंगे एक्शंस लिए जाए। अब देखिए इन दोनों मुद्दों पे जो बहुत सिंपल सा अगेन पॉलिसी मैटर आपको दिखेगा, इस सरकार ने नियम लाए, लेकिन इस पर ना सिर्फ ग्राउंड पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए जिसमें विपक्षी दल भी इन्वॉल्व थे, बल्कि इस पर पीआईएल भी दाखिल किए गए सुप्रीम कोर्ट में, आपको ध्यान होगा। सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई भी हुई। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने अलग अलग पीआईएल दाखिल करे, फिर सबको क्लब किया गया और सीएनआरसी पर सुनवाई की गई। तो एक तरह अगर आप कहते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है और सरकार को डील करना पड़ेगा कि कैसे वहां से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको यहाँ पे बसा सकते हैं, नहीं बसा सकते हैं, क्या हमारे पास वहां से जो हिंदू आ रहे हैं जो अत्याचार झेल के, उनके साथ कैसे ट्रीट करे हो यहाँ पे, अगर ये सरकार का मैटर, तो फिर जब सरकार लॉज लाती है तब भी आप इसे सरकारी मैटर रहने दीजिए। तब आप ये नहीं कह सकते कि अब हम इस पे एडजुडिकेट करेंगे क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो आकर हमारे सामने पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। दूसरा, आपने मतलब अगर सरकार सीए का कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सरकार 370 पर कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है सुनवाई करने के लिए, लेकिन यहां नहीं करेंगे। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूं। तो जो लॉस एक जो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होने चाहिए वो हमेशा कीजिए, मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है। दूसरा, जो आपने अभी एक रीसेंट एग्जांपल दिया कि दिल्ली में पीआईएल दाखिल हुए थे और पीआईएल एक एनजीओ के द्वारा दाखिल किया गया, जिनके द्वारा कहा गया कि वहां पे जो भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनको जो बेसिक राइट्स होते हैं, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन तो सिर्फ एक था, उसका अगर आप एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो उसमें हेल्थ की भी बात की गई थी, उसमें जो फ्री में राशन दी जाती है उसकी भी बात की गई थी। अभिषेक जी, कहा गया उनको भी मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि वैसे रिफ्यूजीज को हम दे सकते हैं जो यूएनएचसीआर, जो यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी होती है जो रिफ्यूजीज को रजिस्टर करती है, उससे अगर रजिस्टर्ड कोई रिफ्यूजी है तो उसको आप दे सकते हैं, बाकी किसी को आप नहीं दे सकते हैं। तो मुझे पहले ये बताइए कि कितने ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड है। इसके जवाब में जो भी वकील या ग्रुप थे वो कोई रिकॉर्ड ही प्रस्तुत नहीं कर पाए कि कितने ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया कि सबसे पहले आपको रिकॉर्ड लेके आइए। अब इसमें देखिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन है अभिषेक जी। जितने भी रिफ्यूजीज भारत में रहते हैं ये ज्यादातर अवैध घुसपैठी है। तो ये अवैध घुसपैठी अभी भी किसी न किसी प्रकार से इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी न किसी प्रकार से आधार कार्ड बनवा के, फिर वोटर आई कार्ड बनवा के। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि रजिस्टर्ड हो एक अवैध रिफ्यूजी के तौर पर यूएनएचसीआर में। अभिजीत जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूएनएचआरसी वाला जो ये वर्डिक्ट आया, इसमें आप देखेंगे कि हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए ये कहने के लिए कि इन सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वापस मांगी है कि वो डेटा मेरे को लेके आइए जो यूएनएचआरसी से रजिस्टर्ड है रिफ्यूजीज, अगली तारीख को आप देखिएगा कोई डेटा नहीं आने वाला है। क्योंकि कोई भी रिफ्यूजी, जितने भी अवैध घुसपैठिए भारत में रहते हैं, वो सबसे पहले खुद को आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहेंगे कि वो अवैध घुसपैठिए। क्यों? अवैध घुसपैठिए, वही मैं बता रहा हूं, एक बार जब आप आइडेंटिफाई खुद को करवा देते हैं कि आप अवैध घुसपैठिए हैं, तो कुछ कुछ तो आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे आपको ठीक है हेल्थ की सुविधा मिल जाएगी, एजुकेशन की मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको वोट देने की सुविधा नहीं मिलेगी अभिषेक जी, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को इंडिया में वोट दे पाए। लेकिन अगर आप दूसरे माध्यम से जाते हैं, जुगाड़ के माध्यम से जाते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, फिर उसके माध्यम से अपना वोटर आई कार्ड बनवा सकते हैं, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आप एक प्रकार से यहीं के बन के रह जाते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि आप अवैध घुसपैठी हैं। तो यहीं पे डाइकोटोमी लाई करती है अभिषेक जी कि अगर हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और वैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास के देशों में हिंदूज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, ना सिर्फ हिंदू है, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसीज में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जहां वहां पे प्रताड़ना हो रही है, पूरा विश्व देख रहा है अभिषेक जी, सिर्फ हम और आप नहीं देख रहे हैं। यूएस को कमेंट करना पड़ रहा है, बाकी सारे देशों ने कंडेम किया है जो बांग्लादेश में हो रहा है अत्याचार। तो वो लोग जब भारत में आते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के तौर पर अगर एक स्टैंड लेते हैं कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी की मैटर है, तो हमेशा उस पर फिर स्टिक कीजिए। फिर दूसरी तरफ से जब पीआईएल आने लगे कि यहाँ पे जो लोग हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए सीएनआरसी लाया जा रहा है, इस पर कुछ करिए, तो उन पीआईएल्स को भी फिर दाखिल मत कीजिए, उस पर भी एडजुडिकेट मत कीजिए, एक ही रुख रखिए दोनों तरफ के लिए अभिषेक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैसलों का जनता में क्या संदेश जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आम जनमानस चर्चा करता है इसकी। बिल्कुल अभिषेक जी, और फिर से मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट एक इम्पार्शियल बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी है, देश के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उस पर पूरा देश उसकी तरफ देखता है इन चीजों के लिए, जहां पे हो सकता है आपको और मुझे कल को सरकार पर विश्वास ना हो कि नहीं ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि सरकार ही उसे चला रही है, लेकिन जुडिशियरी को आज भी देखा जाता है एक ऐसी संस्था के तौर पर जो हमेशा आपके हमारे जैसे नागरिकों के लिए खड़ी रहेगी, जब हो सकता है सरकार हमारे लिए खड़ी ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी पीआईएल को दाखिल करते हैं, उस पर जजमेंट्स देते हैं, तो उसके बहुत फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होते हैं, वो पूरी देश की दशा और दिशा तय कर देते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, सीमा सुरक्षा बल ने दावा किया, ये मैं इसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कि कोई अत्याचार हुआ ही नहीं है दरअसल में असल मायने में हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में। बीएसएफ के प्रमुख कह रहे हैं इस बात को। कहां इंडिया की सीमा सुरक्षा बल ने यह दावा किया है? हाँ, बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल ने। एग्जैक्टली मुझे हाँ, तो बांग्लादेश तो करेगा ये अभिषेक जी, उनका तो काम ही है, लेकिन फिर से देखिए ना कि ना सिर्फ वीडियोस और फोटोज और मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, पूरे विश्व के हर एक इंपॉर्टेंट फोरम पे हर एक इंपॉर्टेंट देश ने, यूरोप से लेके यूएस से लेके हर देश ने निंदा की है। जब मोहम्मद यूनुस अभी ट्रैवल किए थे यूरोप में एक फंक्शन के लिए, वहां पे सामने सामने भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे कहा कि जिस प्रकार की प्रताड़ना आपके यहाँ हो रही है उसे रोकी जाए। मोहम्मद यूनुस ने खुद आकर रिकॉर्ड्स पे कहा है कि लोगों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो मतलब वो ठीक है, उनकी बॉडी कोई भी एक रिपोर्ट दे दे, जग जाहिर है कि इस प्रकार का अत्याचार और रिलीजियस लाइन से प्रताड़ना, मुझे नहीं लगता कि पिछले 20-30 वर्षों में आप देखेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में हुई है रिलीजियस लाइंस पे ऐसा परसिक्यूशन, और स्टेट स्पॉन्सर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट अभिषेक जी ये पॉइंट है कि हो सकता है आपस में ग्रुप्स लड़े तो थोड़ा बहुत वहां पे दंगे हो गए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन स्टेट उसको सपोर्ट कर रहा है, स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रहा है। विश्व में इस प्रकार के पिछले 20-30 सालों में आप रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं देखेंगे जो बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में हुई है।
ठीक है, तो एक तरफ आपने सीए एनआरसी का भी उदाहरण दिया, दूसरी तरफ जो दिल्ली में अभी आदेश आया था शरणार्थियों के बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, वो भी फैसला है। और दूसरा, भले ही आप अगर इस मसले पर इंटरफेयर नहीं कर सकते थे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लेकिन आप इस पीआईएल के माध्यम से, इस पीआईएल के बाद सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को ये कह सकते थे कि भाई आप वहां हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। कम से कम इतना सवाल तो देश की जो माननीय अदालत है वो तो सरकार से पूछ ही सकती थी, लेकिन पूरी तरीके से खारिज करना सवाल उठाता है, लोगों के मन में शंका पैदा करता है कि इस तरीके से बांग्लादेश के लोगों की रहनुमाई क्यों, और पीड़ित होते हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आंख मूंदे आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठा है। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को विस्तार देने के लिए, जिस तरीके से आपने बताया। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जो पिछले फैसले आपको बताए उन पर क्या है आपकी राय, कमेंट करें में जरूर बताइएगा। नमस्कार।